नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। तो साथियों, मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास 11 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम है, बाकी ये क्लास यहीं पे रहेगी आगे भी। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ। जहाँ तक कोशिश है कि 75 प्रश्न हैं तो वो मैं सारे आपको सॉल्व कराऊँ। तो आप लोग अपना एक बार मूल्यांकन कर लीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो है विनर जो होते हैं लास्ट सांस तक, ये तो लास्ट घड़ी है कि आप आगे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लास्ट सांस तक जो है वो लड़ते हैं और जीतते भी हैं। तो आप भी जीतेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए कैसा है, व्याकरण का है कि चौपाई छंद का पूर्व रूप है। मैं सीधे प्रश्न पढ़ रही हूँ, यहाँ पे टिक लगाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं टिक नहीं लगा सकती। क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। चौपाई छंद का पूर्व रूप है, तो साथियों चौपाई जो है इसका पूर्व रूप जो है वो चौपाई होगा, ऑप्शन 4। ओके, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे क्या दिया गया है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएँ, निर्गुणियाँ जो संत हैं उनकी वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद और राम भक्ति या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य या छौधाराएँ अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। यह कथन किसका है? तो साथियों, इस ऐसे प्रश्नों को देखकर बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को लगभग 2 से 3 बार पढ़कर ही आंसर दीजिएगा। और जो आपको लगे, फर्स्ट टाइम लगे, एकदम से देख के लगे कि यही सही है, उसी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा, 4 ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, राहुल शंकरत्यायन जी हैं। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहा जाता है या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा नाथ। और ये आपका किससे दिया गया है? ये नाथ और सिद्ध जो हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न दिया गया है। जो नाथ साहित्य, जो सिद्ध साहित्य आदिकाल में, उससे प्रश्न लिया गया है। तो साथियों, मैं ये प्रश्न इसलिए लेकर आई हूँ कि आप जो है रिवीजन करते रहिए। देखिए, प्रश्न यहाँ से ही उठाएं, टॉपिक यहीं से उठाया जाएगा, साहित्य वही रहता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, राइट। तो बस आप अच्छे से रिवीजन करें। अब जैसे स्वामी अग्रदास हैं, इनकी रचनाएं क्या हैं, इनका जन्म समय क्या है, इनके बारे में सब कुछ आपको पढ़ लेना है। तो फिर उससे बाहर क्या ही आएगा एग्ज़ाम में, है ना। तो इस तरीके से हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का जो उपयोग करते हैं परीक्षा, आगे की परीक्षाओं की तैयारी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न नंबर 4 है कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो स्वामी अग्रदास जो हैं ये नंददास के गुरु हैं, ठीक है। और इनके जो स्वामी अग्रदास हैं, इनके गुरु जो हैं कृष्णदास बिहारी जी हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये जो है सीता के सखी कहे गए हैं। तो सीता के सखी कहे गए हैं, रसिक संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तो सीता के जो सखी हैं तो ये राम भक्ति शाखा से आएंगे। तो आपको याद रखना है, इनकी जो रचनाएँ हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। बाकी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी और राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, इनका भी आपको अध्ययन करना है। मतलब अब तो टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी अभी आपके पास बहुत टाइम है, जो है 11 तारीख तक, है ना। प्रश्न नंबर 5 है कि जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो यहाँ पे चारों रचनाएं जो हैं वो जायसी जी की हैं। मशलनामा, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा। ध्यान रखिएगा, मशलानामा भी जायसी की ही रचना है। और थर्ड ऑप्शन आखिरी कलाम जो है इसी में कयामत का वर्णन किया गया है। अखरावट जो है एक एक वर्ण पर, ठीक है, एक एक अक्षर पर जो है सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिद्धांत पर, एक अक्षर के माध्यम से सिद्धांत का वर्णन किया गया है, तो वो अखरावट है। प्रश्न नंबर 6 कि विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य कौन से हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा रामानुजाचार्य। और ये जो रामानुजाचार्य जी हैं, रामानुज जी हैं, माधवाचार्य, ये हैं वैष्णव। और शंकराचार्य जो हैं वो हैं शैव। शैव वो हैं जो शंकर को, शिव को पूजते हैं। और वैष्णव वो हैं जो भगवान विष्णु को पूजते हैं, ठीक है। और भगवान विष्णु के ही अवतार हैं कृष्ण और राम,
ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक जो हैं चैतन्य महाप्रभु जी हैं। अगला प्रश्न है जो आपका हित 84 के रचयिता कौन है? तो साथियों यहाँ पे जो चारों ऑप्शन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंददास जी हैं, हित हरिवंश जी हैं, छेद स्वामी जी हैं, स्वामी हरदास जी हैं। तो इन सभी को पढ़ना है आपको। एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे नंददास जी हैं, है ना, तो हित 84 जो है हित हरिवंश जी की है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, इतना टाइम निकाल सकते हैं और नहीं तो बाद में भी बता सकते हैं, अभी एग्ज़ाम टाइम है ना। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। उम्मीद है आपने ये प्रश्न, ये पंक्ति जो है कई बार पढ़ी होगी, तो आप लोग इसका जवाब भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, नगेन जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं। तो प्रश्न नंबर 9 जो है इसका सही जवाब रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है गिरा अर्थ चल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब तुलसीदास जी हो जाएगा। और अच्छे से पढ़ना है। केशवदास जी का जन्म समय यदि आपको पता है, तुलसीदास जी का जन्म समय यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 11 है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? 4 ऑप्शन है, सही जवाब रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको फास्ट बताती चलती हूँ राइट आंसर। इनमें से किस कवि ने नक्श शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है? तो 4 ऑप्शन जो है इसमें नृपशंभु जो हैं इन्होंने नहीं की है। और नहीं पर विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 नंबर आपको ज़्यादा भी दिला सकता है, आपको नेट भी दिला सकता है एक क्वेश्चन। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन आपको बाहर भी कर सकता है। ठीक है, तो कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, प्रजनेश हैं, लगभग 10-12 रचनाकार हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपके पास नहीं है तो मैं जो है उसका जो कमेंट्री बॉक्स है उसमें मैं अपलोड कर दूँगी, वो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो सॉरी, रसलीन जी जो हैं इनकी रचना है अंग दर्पण। वहाँ की अगला प्रश्न है कि चिरजीवो जौरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर कौ घटी है वृषभानुजा पे हलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 14 सही जवाब आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार है। व्याज स्तुति है और जो आपका अन्य जो अलंकार हैं उनको भी आप लोग थोड़ा पढ़ के जाइएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि पानी अपार घन आनंद उकति ओछी जतन जुगति जोन कौन पे नपति है। तो उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। अगला प्रश्न साथियों जो है आपका वो यह है कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, तो आप लोग इसका जवाब भी दे सकते हैं। पूरा पढ़िए, समय है पूरा पढ़िए, नहीं तो आप इतना तो याद ही रखिए कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। किनका? नंददास जी का। और ये किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो ये सुधरा भी है, देखिए पंच साकेत भी है, विष्णुप्रिया भी है, पंचवटी जो है नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए सभी साकेत में भी सीता जी का वर्णन किया गया है। साकेत का अर्थ क्या होता है? अयोध्या होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है कि छोड़ ध्रुवों की मृद छाया तोड़ प्रकृति से भी माया वाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता जो हैं कौन है? तो ये आपको पता ही होगा कि छायावादी रचनाकार हैं यहाँ पे ये। तो 18 का सही जवाब सुमित्रा पंत हो जाएगा। रामनरेश त्रिपाठी जी जो हैं 1889 में इनका जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का भी वही समय है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो हैं इनका समय 1898 है, कहीं पे 99 भी है, याद रखिएगा। सुमित्रा पंत जी जो हैं इनका समय 1900 है। प्रश्न नंबर 19 है कि दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? तो कुरुक्षेत्र, यहाँ पे रश्मिरथी, ये सभी रचनाएं इन्हीं की हैं और सही जवाब हो जाएगा रश्मिरथी, जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, आपने पढ़ाई होगा अच्छे से। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम कम।
उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो आपके जो सबसे प्रिय रचनाकार हैं मुक्तिबोध जी, उन्होंने ही ये पंक्ति लिखी है। बाकी अज्ञेय जी ने लिखा है, मैंने एक कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न डाला था कि जो दुख सबको मांझता है, तो किसी ने लिखा था कि ये जो है पता नहीं कौन, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, लेकिन नहीं, ये अज्ञेय जी की रचना जो है सांप, उसमें दिया गया है कि दुख सबको मांझता है। ठीक है, यहाँ रखिएगा। और यहाँ पे जो है ये अब तक क्या किया, ये मुक्तिबोध जो है इनकी पंक्ति है। और मुक्तिबोध का समय जो है 1917 है। मुक्तिबोध का एकमात्र उपन्यास है विपात्र, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने अपनी किस काव्य कृति में की है? तो यहाँ पे 4 रचनाएं हैं, चारों ही अज्ञेय जी की हैं। इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्रधनुष रौंदे हुए। प्रश्न नंबर 22 है विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? विद्रोहिणी अम्बा, देखिए प्रश्न कैसे रिपीट होते हैं कि अभी यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे पूछा गया है, फिर मैथ्स पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है ये किस प्रकार का नाटक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। या किसी दूसरे की रचनाएं दी गई होंगी, जैसे अब यहाँ पे विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है ये पूछा गया है, तो ये उदय शंकर भट्ट का है। और कभी गोविंद बल्लभ पंत के नाटक दे दिए जाएंगे, उसमें ये बीच में रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? तो 23 नंबर का सही जवाब हो जाएगा लहरों के राजहंस। और ये जो है किसकी रचना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अजातशत्रु किसकी रचना है? विक्रमादित्य। दशाश्वमेध जो है ये किसकी रचनाएं हैं? आप इनका देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? सर्वाधिक नाटक किसने लिखे हैं? यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे सबसे अधिक लक्ष्मी नारायण लाल जी ने जो है नाटक लिखे हैं। और सर्वेश दयाल सक्सेना की जो वक्री है, जो आपके सिलेबस में है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, नट और नटी पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूष की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हल्कू। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? 1957 में ये रचना जो है प्रकाशित हुई है, धर्मवीर भारती की है। अंधा युग भी इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। वहाँ की कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो ये प्रश्न तो बहुत ही बार पूछा गया है, 3 भागों में डिवाइड है, जो है दिशाहारा, दिशांत, दिशा की खोज, ये 3 इसके भाग हैं। ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा भाग नहीं है, दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 3 भाग हैं। और जो है ये जो है 27 नंबर प्रश्न का शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। 28 नंबर है इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो झरोखे भी है, कड़िया है, बसंती है, और पीढ़ियाँ जो है ये किसका है? अमृतलाल नागर का है। ठीक है, 28 नंबर। चलिए आगे देखिए, 29 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो सागर, लहरें और मनुष्य। यहाँ पे जो है नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा वरुण के बेटे। सागर, लहरें और मनुष्य किसका है? या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बूंद और समुद्र डूब ये किसकी रचनाएं हैं? माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही जवाब आपका हो जाएगा रामवृक्ष फैनीपुरी। अगला प्रश्न कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी हो जाएंगे। 32 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी के जीवन पर जितनी भी जीवनी है वो सभी अलग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा जैनेंद्र कुमार। 33 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका हम हशमत। अगला प्रश्न है आपका कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? तो ये आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आ गया है। लुकास हैं, कॉलरिज हैं, आई रिचर्ड्स हैं, टी.एस. एलियट हैं। आप लोग बता सकते हैं कि आई रिचर्ड्स, कॉलरिज, एलियट इनका जन्म समय क्या है? या आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग एक बार जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेटो, अरस्तु इनके बारे में ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो टी.एस. एलियट हो जाएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है 3rd ऑप्शन कॉलरिज की ये रचना है।
और कोलरिज का समय जो है 1772 है। आयरिचर्स का 1893 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, पेरिप्सूस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया है? तो पेरिप्सूस जो है और उदात्त तत्व जो हैं ये लोंजाइनस के हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु उसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो 37 का सही जवाब आपका हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। ये वर्ड्सवर्थ के विचार हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नया साहित्य नए प्रश्न के ग्रंथ के लेखक कौन है? साथियों यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो है नंदुलारी वाजपेयी की रचना है। नया साहित्य नए प्रश्न मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। प्रतिभा का संबंध किससे है? तो प्रतिभा काव्य हेतु है या काव्य स्वरूप है, काव्य प्रयोजन है, काव्य लक्षण है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शब्द शक्तियाँ कितनी हैं? क्या आपने पढ़ा है शब्द शक्तियों के बारे में? यदि पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को अभी भी क्लास अपलोड कर सकती हूँ, टाइम निकाल के मैं बना दूँगी, जिससे आप लोग अच्छा कर लें, है ना, क्योंकि वहाँ से प्रश्न ज़रूर बन सकता है शब्द शक्तियों से। प्रतिभा क्या है? प्रतिभा है, अभ्यास है, ठीक है। ये क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा काव्य हेतु है। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो 1868 भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब यहाँ से आपके जो है क्रमागत प्रश्न हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ के आपको सही जवाब देना होगा। तो 41 नंबर है, क्योंकि मैं यहाँ पे पेन का यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैं लिख देती, आपको इनका समय बता देती, लेकिन आप लोग जो है इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। 41 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ज्ञानदीप सबसे पहले आएगी, इंद्रावती, फिर प्रेम रतन, हंसलेबाई, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे आपका रचना काल के आधार पर 42 नंबर प्रश्न है। इसमें आपका सही जवाब जो है 42 का 2 ऑप्शन हो जाएगा, चंदायन, फिर मृगावती, मधुमालती, चित्रावली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप रीतिकाल में देखेंगे तो चंदन काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो हो जाएगा इसमें 43 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। केशवदास सबसे पहले आएंगे और फिर सेनापति जी हैं, फिर चिंतामणि और फिर भूषण। 1603 चिंतामणि और भूषण जो है 1613, ठीक है। और केशवदास 1555 और 1589 सेनापति जी, नोट कर लीजिए। केशवदास 1555, सेनापति 1589, चिंतामणि 1603, भूषण 1613। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ भी आपको क्रम से लगाना है, तो इसमें भी आपको पता है कि भारतेंदु जी सबसे पहले आएंगे, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जी, प्रताप नारायण मिश्र जी और जगमोहन सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हैं जिनको क्रम से लगाना है, और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो 45 में 4 ऑप्शन हो जाएगा, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर। कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, याद रखिएगा। लहर का प्रकाशन वर्ष क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनको भी क्रम से लगाना है, प्रगतिवादी रचनाकार हैं। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, देखिए भीष्म साहनी के नाटक हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनको भी आपको सही से लगाना है और जल्दबाजी तो करनी नहीं है बिल्कुल, है ना, परीक्षा में, जिससे कहीं आपका एक भी प्रश्न गलत हो गया तो आप आउट हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन को बहुत ही धैर्य से पढ़कर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो 47 का सही जवाब आपका हो जाएगा हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, आलमगीर। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और ये प्रश्न आपका रिपीट हो सकता है, काफ़ी बार आ चुका है अभी न्यू में भी। तो इसमें कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की और अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि अर्थ प्रकृतियों की संख्या कितनी है? तो 5 है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य, ठीक है। 48 में 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य, ठीक है। इनमें से ऐसे भी इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न आजकल बन रहे हैं तो वो बन सकता है। 49 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग की उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 49 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा,
मैं कठुलाभ। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न, इसका सही क्या होगा? जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं, तो ये 50 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। तो साथियों 50 प्रश्न मैंने आज कराए हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी क्वेश्चन दूंगी। आप लोग बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपने इसमें कितने सही किए। मैं बहुत ही फास्ट जो है चला दी क्लास को, क्योंकि रिवीजन टाइम है, तो रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।